नमस्कार। आज सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व श्री गुणवंत सिंह जी कोठारी उपस्थित है। श्री गुणवंत सिंह जी हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर यानी कि HSSF के राष्ट्रीय संयोजक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है। आज हम चर्चा करेंगे कि HSSF क्या है और इसके पीछे का व्यापक उद्देश्य क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि IMCTF यानी कि इनिशिएटिव फॉर अ मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग के बारे में, इसके लक्ष्यों और इसके थीम के विस्तार के बारे में। गुणवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। HSSF यानी कि हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर, इसकी स्थापना के पीछे का मुख्य विचार क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई? आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है। इस जगत में कोई भी कार्य एकाएक शुरू नहीं होता, उसके पीछे कारण जरूर रहता है। कोई कार्य है तो कारण जरूर है। इसलिए कार्य और कारण का यह सिद्धांत सर्वत्र लागू रहता है। तो ये HSS पर भी लागू होता है। इसका प्रारंभ जो है वो श्रीमान S गुरुमूर्ति चेन्नई निवासी हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विषयों के चिंतक और विश्लेषक हैं और 1971 के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। जी। 2005 के अंदर वे अटलांटा आदि देशों के भ्रमण पर थे, तो वहाँ उनसे NRI जो है उन्होंने एक प्रश्न किया कि हम इतनी सेवाएं करते हैं विश्व के अंदर, जहाँ भी अकाल आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, कोई भी त्रासदी होती है और वहाँ का जन समुदाय जो पीड़ित रहता है, उसकी सहायता के लिए हम सामग्री भी भेजते हैं और अन्य जो भी है, लेकिन हमारी ये जो सेवाएं हैं, हिंदू सेवा कर रहा है इस नाम से नहीं जानी जाती। ये एक प्रश्न NRI ने गुरुमूर्ति जी से किया, तो उन्होंने इसके बारे में एकदम वैश्विक प्रश्न था ये उनके लिए। उन्होंने सोचना शुरू किया और उसके बाद में ब्रह्मलीन, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी एक अपनी कुछ विचार करने वालों की छोटी मोटी टीम भी है, उसमें भी इस प्रश्न को और विचारार्थ रखा। तो अब सोचा कि ये वैश्विक प्रश्न है, तो इस वैश्विक प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? स्वाभाविक है, तो वही लोग उत्तर देंगे जिनका विश्व में भ्रमण है, नंबर 1, जिनकी विश्व में फॉलोइंग है, नंबर 3, उनके विचारों को, उनके वक्तव्यों को विश्व के समाचार पत्र स्थान देते हैं, यानी जिनकी ग्लोबल वॉइस है। ऐसे लोग ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। ये उनके चिंतन में आया। तो अब विश्व है तो विश्व के अंदर तो हर रिलीजन के लोग हैं। वैश्विक प्रश्न है तो वैश्विक प्रश्न का उत्तर विश्व में भ्रमण करने वाले लोग देंगे, तो सब रिलीजन के लोगों का उसमें समावेश करना आवश्यक है। अब इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिस मंच पर सब लोग आ सकें और बेझिझक आए, सबको स्वीकारी हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म की उन्होंने आवश्यकता अनुभव की। अब उसी चिंतन की प्रक्रिया में से और एक प्लेटफॉर्म बना, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशनल हार्मनी। ये एक उभर करके नाम आया और इसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और 2006 के अंदर उन्होंने इसकी एक मीटिंग की। तो उस मीटिंग के अंदर पूज्य दलाई लामा आए, बम्बई के आर्क बिशप आए,
मौलाना मदनी भी एक राष्ट्रवादी विचारों के हैं, वो भी आए। फिर हमारे श्री श्री रविशंकर जी है, बाबा रामदेव जी है, ये सारे विश्वविख्यात नाम हैं, वो सब उस मंच पर आए। एक ही एजेंडा था कि हम मानवता के लिए क्या करते हैं। सब ने अपने विचार रखे और आज उसके सारे मिनट्स कोई शोधार्थी छात्र पढ़ना चाहे तो उपलब्ध है, क्योंकि जिनको वैश्विक धरातल पर काम करना है तो उन्हें अपनी हर मीटिंग के मिनट्स रखने पड़ते हैं, उन मिनट्स को सर्कुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वही आगे जाकर के रेफरेंस के काम में आते हैं। ये एक उनका स्ट्रेटेजिक स्टेप सफल हुआ। उसके बाद में इनका जो छोटा सर्किल था, जिसमें स्वामी मित्रानंद वगैरह सब लोग थे, तो उनकी छोटी छोटी मीटिंग्स होती रहीं। अब उन्होंने कहा भाई कि हमको काम तो भारत में करना है, हिंदू की सेवा हिंदू सेवा करता नहीं जानी जाती, तो मेन फोकस एरिया उनका भारत में काम करने का था। इसलिए उन्होंने ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन हार्मनी एशिया चैप्टर, उसका निर्माण गठन किया और अहमदाबाद के अंदर उसकी एक विशेष मीटिंग आयोजित की। 31 दिसंबर 2008, 1 एंड 2 जनवरी 2009, लगभग 50-60 देशों के और लगभग 200 के आसपास डेलीगेट्स आए। उस मीटिंग के अंदर सब ने अपने विचार रखे। स्वामी मित्रानंद तो चिन्मया मिशन के हैं, उन्होंने अपने भाषण के अंदर एक दो बातें रेखांकित की कि देश तो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा करेगा, लेकिन हिंदू को लेकर के, हिंदू वे ऑफ लाइफ को लेकर के आज भी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको दूर करना आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने एक सजेशन दिया कि आज जो हिंदू वे ऑफ लाइफ पर, हिंदू फिलॉसफी पर जो रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को सामने रखते हुए हमें एक बुक फेयर करना चाहिए। ये उनका सजेशन था। अब गुरुमूर्ति जी इसके आयोजकों में थे और हिंदुत्व के बारे में उस कालावधि में भगवा आतंकवाद ऐसी कई चीज़ें प्रचलन में थी। तो गुरुमूर्ति जी ने कहा कि ग्लोबली क्वेश्चन ये है कि हिंदू समाज के नाम से कोई सेवा करे दुनिया में नहीं जाना जाता। हमारे समाज के लोग काम करते हैं, अग्रवाल समाज करता है, जैन समाज करता है, कई सामाजिक संगठन करते हैं, पर इनकी सेवा करे हिंदू कर रहा है इस नाम से नहीं जाने जाते। ये ग्लोबल क्वेश्चन था। तो उन्होंने ये आइडिया वहीं कंसीव किया कि हमें बुक फेयर नहीं सर्विस फेयर करना चाहिए, क्योंकि चिंतन मंथन में से जो है ना, और कोई न कोई एक आइडिया आ जाता, क्लिक हो जाता है और विजनरी लोग जो रहते हैं उसको पिकअप करते हैं। ये हर कोई व्यक्ति पिकअप नहीं कर सकता। जो विजनरी होता है तुरंत पिकअप करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, तो इस आइडिया को वहाँ उन्होंने पिकअप किया और तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जो मन में आपके प्रश्न चल रहा है, आदमी उन प्रश्नों का उत्तर चाहता है और जो ही उसको कहीं समाधान की लाइट दिखाई देती है वो उसको पिकअप कर लेता है। ये हर विजनरी व्यक्ति का सद्गुण होता है। तो उन्होंने तुरंत चेन्नई बेस्ड
जो संस्थाएं थी जो उनके संपर्क में थी, उनके जो पदाधिकारी वगैरह है, उन सबको उन्होंने कांटेक्ट किया और एक मीटिंग कॉल की लगभग। और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बताया कि आप जो सेवा कार्य करते हैं उन सेवा कार्यों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक हम फेयर लगाएंगे, पर हिंदू इस नाम से लगाएंगे। अब उसी में से हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर, क्योंकि स्पिरिचुअल भी आना चाहिए और सर्विस भी आना चाहिए। अब ये चेन्नई में चल रहा है, तो चेन्नई का जो सारा वातावरण है वो हम सब परिचित है कि चेन्नई में किस प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक और ये सारा एक एटमॉस्फेयर है। उसके अंदर हिंदू शब्द को एस्टैब्लिश करना है, ये उनके मन में था, क्योंकि प्रश्न ये था कि हिंदू कोई सेवा ही नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने इस फेयर का नाम रखा हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर। स्थापना के बाद संस्था के विकास की बात आती है, तो शुरुआत से लेकर आज तक HSSF का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और विकास कैसे हुआ? अब प्लेटफॉर्म तो वही था, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन हार्मनी जी। लेकिन फेयर का नाम लिया था। अच्छा। तो लगभग 33 ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार हुए और संभवतः 6, 7, 8 फरवरी 2009 अच्छा। उसमें पहला फेयर उन्होंने आयोजित किया। अब फेयर आयोजित करने के पहले उन्होंने मीडिया को सूचना नहीं दी। अच्छा। वो जानते थे वो मीडिया के व्यक्ति हैं। तो फेयर का जब उद्घाटन हुआ तब उन्होंने मीडिया को बुलाया और मीडिया ने ये देख करके आश्चर्यचकित हुआ कि हिंदू इतनी सेवा कर रहा है। आर्य समाज है, चिन्मया मिशन है, विवेक एजुकेशन सोसाइटी है ना, शंकरा मिशन है, ये सब लोगों के सेवा कार्य वहाँ प्रदर्शित किए गए। तो स्वाभाविक है मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। तो उसके कारण से अगले दिन दर्शकों की संख्या अधिक रही। 3 दिन में लगभग 70-80 हज़ार के आसपास लोगों ने इस मेले को, इतना फुटफॉल हुआ। ये पहला एक स्ट्रेटेजिक कदम बहुत सफल रहा। अगले वर्ष 2010 के अंदर फिर मेला लगा। तो फिर चेन्नई के बाहर जो संस्थाएं थी, तिरुपति देवस्थान है, केरल की संस्थाएं हैं, कर्नाटक की कुछ संस्थाओं को उन्होंने अप्रोच किया, तो वहाँ से भी रेस्पॉन्स मिला। और एंडोनम बोर्ड है चेन्नई में जी, उसने भी इसमें अपना सहयोग किया। तो 2010 के अंदर लगभग और 67 संस्थाएं ने भाग लिया और 2011 के अंदर फिर फेयर लगा तो 106 संस्थाओं ने भाग लिया। ऐसे करके 3 फेयर उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक लगाए ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन हार्मनी के बैनर पर। और अब उनको लगा भाई कि हमको इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो 2012 के अंदर उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन किया। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू शब्द के लिए कोई लीगली इश्यू आया था, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सही है? अब हिंदू शब्द को लेकर के जी, मैंने सुना अभी कि हिंदू शब्द के लिए हाँ रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आई थी। नहीं, दिक्कतें नहीं आई थी। हिंदू शब्द को लेकर के और लोगों को मेले में जुड़ने में कठिनाई थी जी। तो लोगों ने कहा हिंदू शब्द हटाइए तब हम आएंगे। अच्छा, लीगली कोई इश्यू नहीं? नहीं, लीगली हिंदू शब्द के लिए हिंदू शब्द लीगल इशू नहीं था। हिंदू शब्द जी, क्योंकि उस समय अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ, जो गुरुमूर्ति जी के साथ हमारे डिस्कशन में आया, जग्गी वासुदेव जी, बहुत बड़ा नाम है। गुरुमूर्ति जी ने उसे अप्रोच किया जी, उन्होंने पहले साल मना कर दिया, हिंदू शब्द हटाओ तब हम आएंगे। अच्छा।
तो गुरुमूर्ति ये तो हम नहीं हटाने वाले हैं। 5-6 घंटे डिस्कशन हुआ उनका। अब मैं यही इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2009 के अंदर अलग स्थितियाँ थी। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और देश का जो इस प्रकार का मानस ऐसा था कि हमारी सेक्युलर इमेज बनी रहनी चाहिए, इसलिए अगर हिंदू के साथ हम जुड़ जाएंगे तो हमारी सेक्युलर इमेज विश्व के अंदर बाधित होगी। ये उस समय का मानस था। इसलिए इस मानसिकता से आप समझ जाइए कि लोगों ने मना किया। तो पर गुरुमूर्ति जी अपने स्टैंड पर क्लियर थे, हमें इसको एस्टैब्लिश करना, आना ना आना आपके ऊपर निर्भर करता है। जब 2011 के अंदर थर्ड फेयर होगा, 106 संगठन उसमें आ गए, तो जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने पहले साल मना किया था वो आगे जाकर के जुड़ने लग गए। तो 3 साल तक मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद गुरुमूर्ति जी के मन में आया अब इसका अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन हार्मनी इस मंच की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी इस प्रकार के चिंतनशील व्यक्ति जो है वो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है 1995 का काशीराम कुंटे केस के अंदर। तो गुरुमूर्ति जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अपनी एप्लीकेशन के साथ में लगा दिया ताकि सरकारी तंत्र के द्वारा जो है हिंदू शब्द पर आपत्ति न हो। और रजिस्ट्रेशन 2012 के अंदर हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन। अच्छा, फेयर में से फाउंडेशन। हाँ, फेयर तो एक एक्टिविटी का नाम हो गया और संस्था का नाम फाउंडेशन हो गया। तो ऐसे इसका सहज रूप से और रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये इसका एक हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर के ये प्रारंभ की एक पृष्ठभूमि है। और 3 साल के डेवलपमेंट के बाद में इसको इन्होंने इस प्रकार से रजिस्टर किया। अब इसका जो एक विस्तार है जो आपके अगले प्रश्न के अंदर भी है, इसका विकास और आगे की बात। स्थापना हो गई, अभी इसका विकास और आगे कैसे बढ़ा आगे, तो उस पर अब मैं आता हूँ। तो 2011 के फेयर के बाद जब इसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो 2012 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अक्टूबर महीने में होने वाली प्रांत प्रचारक बैठक वो चेन्नई में हुई थी। चेन्नई से कोई 40 किलोमीटर दूर एक आवासीय विद्यालय वहाँ पर हुई थी। और वहाँ गुरुमूर्ति जी पहली बार आए थे। उन्होंने हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर के बारे में जानकारी दी थी। मैं उस बैठक के अंदर था। वनवासी कल्याण आश्रम का मुझ पे महामंत्री का दायित्व था, इसलिए उस बैठक में था। तो विषय उन्होंने रखा, सबने सुना। और 3 साल के चेन्नई के अंदर इस मेले के जो सफल प्रयास हुए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्र के पदाधिकारियों के ध्यान में थे। और विशेषकर सूर्यनारायण राव जो दक्षिण में जिन्होंने काम का विस्तार किया और गुरुमूर्ति जी को सतत इस बारे में मार्गदर्शन भी करते रहे थे। तो उनके आग्रह पर ये उनकी टॉक हुई और फिर संघ से उन्होंने निवेदन किया कि इस कार्य का देशव्यापी विस्तार होना चाहिए। संघ ने भी तो एक साथ देशव्यापी विस्तार करेंगे, सफल भी होगा। संघ कोई भी कार्य को पहले देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में फिर वो, यानी 3 साल गुरुमूर्ति जी कार्य की वेट की संघ ने, उसके बाद संघ ने बुलाया उनको और उनका यानी स्पीच रखी गई बराबर। तो 100 कोई कार्यकर्ता की उन्होंने मांग की। तो उस समय में मेरा नाम सामने आया था। तो
वनवासी कल्याण आश्रम में मैं महामंत्री था, तो हमारे अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने का समय दीजिए। तो उसके बाद फिर अगली जो भी बैठक थी मुझे बुला करके और इस कार्य को करने के लिए संघ ने 2013 की एक बैठक में और मुझे कहा कि और सह सेवा प्रमुख का दायित्व मुझे दिया। काम क्या है ये उन्होंने मुझे जुलाई के अंदर मोहनखेड़ा की बैठक में बताया। दायित्व दिया मार्च में कि काम है, अब काम क्या होगा अगली बैठक में बताएंगे। फिर मोहनखेड़ा में जो बैठक हुई जुलाई में, उसमें उन्होंने कहा कि आपके जुम्मे ये हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर का काम है और आपका मुख्यालय चेन्नई रहेगा। तो हमारे लिए संघ ने एक संकेत कर दिया जी। तो हम तुरंत चेन्नई गए और उस समय में एक मेला अगस्त के अंदर लग रहा था, तो मुझे मेला देखने का भी मौका मिला। और उसके बाद में फिर हमने इस कार्य को समझा, साल भर लगा और भिन्न भिन्न वहाँ के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन किया और फिर देश भर में इसको कैसे ले जाना है तो संघ के साथ बातचीत की। और भैया जी जोशी उस समय सर कार्यवाह थे, तो एक छोटी सी मीटिंग गुरुमूर्ति जी की भैया जी के साथ में भी हमारी हुई और देश भर के 120 कार्यकर्ताओं को हमने इधर उधर से, संख्या थोड़ी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उनको हमने आमंत्रित किया। वो मेले को उन्होंने देखा किया 2014 के अंदर। और फिर हमने तय किया भाई का मेला चेन्नई के बाहर लगाना है। तो चेन्नई के बाद सबसे पहला मेला हमने और जयपुर में लगाया अक्टूबर 2015 के अंदर। उसके पूर्व गुरुमूर्ति जी का प्रवास वगैरह हुआ और अब इसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, तो किशोर रुंगटा करके एक जयपुर में है, उनको चेयरपर्सन बनाया था। संघ ने कुछ कार्यकर्ता हमको दिए और वो पहला मेला बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और उस मेले के बारे में गुरुमूर्ति जी ने एक टिप्पणी की थी कि हमने 3 साल बाद इस स्तर पर हम आए जहाँ से आपने शुरू किया है। और ये मेला, जयपुर का मेला, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया ये साबित होगा हमारे लिए। वहाँ गुरुमूर्ति जी का मैंने एक अत्यंत विनम्रता वाला व्यवहार भी देखा कि मंच पर काफ़ी पूज्य साधु संत बैठे थे, तो मंच पे आके उनको साष्टांग प्रणाम किया। पब्लिक बैठी है बिल्कुल, तो ये उनके अंदर की विनम्रता को और भारत की उस आध्यात्मिक परंपरा को कि हमारे लिए साधु सन्यासी सर्वोपरि स्थान पर है और एक चक्रवर्ती राजा भी उनके चरणों में मस्तक नवाता है, ये भारत की परंपरा है। और गुरुमूर्ति जी चूँकि इस मेले के माध्यम से हमारे इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो मेला बहुत उत्साहपूर्ण रहा। फिर दिसंबर में 2015 में बेंगलोर में हुआ, 2016 फरवरी में बम्बई में हुआ। वहाँ से लेकर के फिर इस मेले का विस्तार जो है 2.5 साल की अवधि में, यानी 2015 दिसंबर से लेकर के 2018 जनवरी तक, इस कालावधि में गाज़ियाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, गुवाहाटी हुआ, भुवनेश्वर हुआ, रायपुर हुआ। ऐसे स्थानों पर इस मेले का विस्तार होना शुरू हुआ। बाद में इंदौर हुआ, अहमदाबाद हुआ, पूना हुआ, हैदराबाद हुआ। ऐसे करके लगभग 14 स्थानों पर इस अवधि में हमने मेलों का आयोजन किया। अब इस मेले के अंदर हम जो व्यवस्था देते थे, जैसे ट्रेड फेयर होता है, बिजनेस फेयर होते हैं, तो हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, स्पेस खरीदता है और जिसकी जैसी क्षमता है वो अपने प्रोडक्ट को
वहाँ एक मांग लोगों में क्रिएट करने के लिए करता है। तो हमारा जो फेयर है उसमें हमने 10 बाई 10 का स्पेस सबको दिया, कोई उनसे रेंट नहीं लिया, और उनके कार्यकर्ताओं के लॉजिंग बोर्डिंग की व्यवस्था हमने की, क्योंकि यह एक सर्विस फेयर है, इसलिए ताकि समाज आकर के इसको देखे करे। और इसका आर्थिक प्रबंधन गुरुमूर्ति जी का बड़ा साफ चिंतन था कि जो कॉरपोरेट हाउस है उससे हम इसका आर्थिक प्रबंधन करेंगे, सरकार से किसी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं लेंगे। ये उनका स्पष्ट इसमें चिंतन था। तो उन्होंने उस हिसाब से चेन्नई में भी बजाज है, टीसी ग्रुप, ये एसआर ग्रुप है, इन सब लोगों को उन्होंने इसमें जोड़ा, और उन्होंने एक अच्छे हर साल इसके लिए देना भी शुरू किया। वही लाइन हमने भी इधर उस समय में ली। तो मेले के अंदर व्यवस्था में 10 बाई 10 का स्पेस देते थे, किसी को ज़्यादा अच्छे तो 10 बाई 20 का देते थे, जहाँ सारी संस्थाएं आकर के अपने सेवा कार्य को डिस्प्ले करती थी। जी। धार्मिक, सामाजिक, ये सब संस्थाएं। और उस मेले को देखने के लिए ये जो स्कूलों के विद्यार्थी हैं ये भी आते थे। भिन्न भिन्न इनके कार्यक्रमों का भी हमने व्यवस्थित नियोजन किया, जैसे कन्या वंदन है, आचार्य वंदन है, मातृप्रति वंदन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये स्कूलों के बच्चे डिस्प्ले करते थे। तो अब संस्थाओं को लाभ क्या हुआ इस मेले में आने से? जो संस्थाएं काम करती हैं, चाहे एक ज़िले में करे, चाहे एक प्रांत में करे, तो उसके सेवा कार्यों की जानकारी समाज को कम रहती है। उनके सेवा कार्यों की जानकारी समाचार पत्रों में भी बहुत कम आती है। तो सीधा सीधा संस्थाओं को लाभ मिला कि उनके कार्यों की जानकारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गई, ये उनको सीधा लाभ हुआ। दूसरा, उनको कार्यकर्ता भी मिले, ऐसी रिपोर्ट भी हमारी संस्थाओं से हमको मिली, तो उनके सेवा कार्यों की जानकारी समाज को मिली, समाज भी जुड़ा। अब संस्थाओं कहते थे भाई कि आप अपना लिटरेचर रखिए और डिजिटली आप बताना चाहते तो व्यवस्था हम कर देंगे जी। आप अपना इंस्ट्रूमेंट लाइए, लोगों को दिखाइए। तो वो भी कई संस्थाओं ने किया। संस्थाओं को दूसरा लाभ है, जो संस्थाएं एक सेवा कार्य करती है, एक दूसरे को मिलना जुलना नहीं होता था, आपस में मिलना जुलना हुआ, उनका आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ा, ये लाभ संस्थाओं को हुआ। अब स्कूलों की दृष्टि से क्या लाभ इसका हुआ? जो स्कूलों आती थी, अपनी तैयारी कराते थे, तो वहाँ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। तो हमारे जो थिएमेटिक कार्यक्रम चले, तो उसके कारण से मतलब दक्षिण के अंदर नृत्य की, गायन की, वादन की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। तो जो स्कूलों के बच्चे आते थे, बहुत अच्छे क्लासिकल नृत्य भी रखते थे। और दूसरा ये भी एक रहा कि वे गाते भी थे और बजाते भी थे, यानी रिकॉर्डिंग करके किसी गाने पर नाच रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मैंने वहाँ पे चेन्नई के कार्यक्रमों में देखा कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी और गाने के साथ, हाँ, वही तैयारी कर रहे हैं। तो इससे बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया, और उनके कल्चरल प्रोग्राम जो है ना, भारतीय नृत्य शैली पर, राग रागनियों पर होने लग गए। HSSF के साथ एक नई संस्था भी, इसका भी नाम आता है, जिसका नाम है IMCTF, इनिशिएटिव फॉर अ मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग। इसके प्रारंभ और उद्देश्य के बारे में कुछ बताएंगे, इसके थीम के बारे में कुछ बताएंगे? अब एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हमारे जो ये सारे कार्यक्रम हुए, उसका इम्पैक्ट कैसे जाता है जी। अब समाज पर इसका कोई इम्पैक्ट रहा है अब कि नहीं? इसका एक और डेवलपमेंट साथ साथ बताना आवश्यक है कि 2012 के अंदर, अच्छा। 2012 में एक विशेष अनुभव गुरुमूर्ति जी को आया। पहले 3 साल तक तो उन्होंने फेयर को शुरू किया, तो मैं समाज का काम क्यों करूं? जी। मेरे पीछे की मोटिवेटिंग फोर्स क्या है, प्रेरणा क्या है? तो एक सीधी बात है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च,
मुझे समाज का काम इसलिए करना चाहिए, सेवा इसलिए करनी चाहिए कि मुझे और मतलब मोक्ष भी मिले और जगत का कल्याण भी। ये मोटिवेटिंग फोर्स हिंदू समाज में रहा बराबर। तो पहले साल मेले की थीम आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। फिर गुरुमूर्ति जी ने इसमें एक चीज़ और जोड़ी, कम टुगेदर सर्व टुगेदर। ये एक अगले 2 मेलों की थीम ये रही बराबर। जब 2012 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म शताब्दी मनाई गई, तब गुरुमूर्ति जी का इंटरेक्शन अन्य पब्लिक स्कूल से भी हुआ। अब तक जो स्कूल थे वो चिन्मया मिशन, आर्य समाज, शंकरा मिशन, वे एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ कहीं न कहीं बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति, कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। जब अन्य पब्लिक स्कूल के अंदर उनका इंटरेक्शन हुआ, तब वो बच्चों से जो इंटरेक्शन में ध्यान में आया कि ये तो अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और इन सारे स्कूलों का एटमॉस्फेयर जो है ना वो बिल्कुल वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहा है। ये प्रश्न ने उनको झकझोर दिया। सामान्य तमिल जीवन शैली के भी उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो गुरुमूर्ति जी जैसे चिंतनशील व्यक्ति के सामने ये क्वेश्चन आ गया, इस नई पीढ़ी को हम कैसे एड्रेस करें जी। और पब्लिक स्कूल है, देश के अंदर एजुकेशन पॉलिसी भी है, देश के संविधान भी है, देश के अंदर अन्य कानून भी हैं, और पब्लिक स्कूल में हर कास्ट रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें स्वीकार्यता होनी चाहिए जी। अब स्वीकार्यता होनी चाहिए और संवैधानिक सारे फ्रेमवर्क में हमको जाना है, ये दूसरी बात थी। तब उस चिंतन में से ये 6 थीम डेवलप हुई जी। तो पहली थीम उन्होंने तय की, कंजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवन का संरक्षण। सेकंड थीम उन्होंने प्रिजर्व इकोलॉजी। थर्ड रखी सस्टेन एनवायरनमेंट। चौथी थीम रखी इनकलकेट फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज। पांचवी थीम रखी फॉस्टर वुमेन ऑनर, नारी सम्मान। एंड लास्ट रखी उन्होंने इंस्टिल पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति भाव का जागरण। अब हमारी चर्चा हुई राजलक्ष्मी मैडम से एक बार, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, ये 6 थीम का ऑर्डर ऐसे ही क्यों रखा जी। ऐसे ही क्यों रखा कि पहले इनिशियल पेट्रोलिज्म क्यों नहीं लिया, कंजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ही क्यों लिया। तब उन्होंने समझाया कि ये पहली थीम हमने इसलिए रखी है कि जो आकाश से मूसलाधार वर्षा होती है तो उसको कौन सहन करता है, वन सहन करता है जी। अगर वन नहीं होंगे तो पूरी की पूरी उपजाऊ ज़मीन मिट्टी चली जाएगी। इसलिए पहली थीम ये रखी, कंजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ बचेगा जी, ये पहली थीम। सेकंड थीम रखी प्रिजर्व इकोलॉजी, इकोसिस्टम है, व्यक्ति के भी जीवन का इकोसिस्टम है, फैमिली का भी है, सोसाइटी का भी और वर्ल्ड का भी है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब करोगे, जैसे व्यक्ति का वात पित्त कफ है, ये उसका एक बॉडी का इकोसिस्टम है, आप उसको डिस्टर्ब को बीमार पड़ जाओगे। ऐसी वर्ल्ड का भी इकोसिस्टम है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसे प्रिजर्व इकोलॉजी जी, ये बहुत आवश्यक है। और थर्ड रखा एनवायरनमेंट, सस्टेन एनवायरनमेंट, संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें पंचतत्व की सृष्टि आ जाती है, सब चीज़ें आ जाती है। अब ये तीनों थीम जो है ना वो हर इंसान के लिए, दुनिया के हर देश के हर इंसान के लिए, हर जीव मात्र के लिए, जीव मात्र जिसमें सारा प्राणी जगत सब आ जाता है। ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं, वन जरूरी है कि नहीं, ये जरूरी है पर्सनल एग्जिस्टेंस के लिए। तो तीनों थीम पर्सनल एग्जिस्टेंस के लिए, जीव मात्र के लिए आवश्यक है, ये उसका क्रम रखा। अब मनुष्य है तो अकेला तो जीवन जी नहीं सकता,
तो मुझे जीवन जीना है, एक हार्मोनियस लाइफ जीनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? परिवार चाहिए। परिवार। तो फिर चौथी थीम, इनकलकेट फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज। अब परिवार एक ऐसी संस्था है हमारी जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार हम अपने परिवार में पूरे करते हैं। परिवार से ही हमें शिक्षा मिलती है डूज क्या है, डोंट्स क्या है। परिवार ही हमें सिखाते हैं हमें आगे किसके साथ कैसे कैसे व्यवहार करने हैं। तो ये जो फैमिली वैल्यूज हैं इनको इनकलकेट करो, और इसी में से ह्यूमन वैल्यूज है, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना। जी। परिवार ही हमको सिखाता है कि भाई चींटी को दाना डालो, परिवार ही हमें सिखाता है कि कबूतर को दाना डालो, परिवार ही हमें सिखाता है कि गर्मी का मौसम है पानी बदलो। जी। ये सारा कहाँ हम सीखते हैं? परिवार में सीखते वही हैं, चाहता है वही सीखते हैं। कल्चर। और मर्यादा, आपस के रिलेशन कैसे हैं, भाई और बहन का रिलेशन कैसा, देवर और भाभी का रिलेशन, इसमें जो मर्यादा, पवित्रता, इन संबंधों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। ये मर्यादाएं हमारे, और यानी राम के जीवन से लेकर के आज सारी मर्यादाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है, जो हमको पूरे प्राणी मास से जोड़ती है। इसलिए इनकलकेट फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये चौथी थीम रखी। अब परिवार का केंद्र बिंदु कौन है? नारी है। तो हमने नारी सम्मान की बात कही है, नारी सबलीकरण, नारी सशक्तिकरण, नारी एम्पावरमेंट, ये शब्दावलियाँ भारतीय दर्शन से नहीं निकली है। ये शब्दावलियाँ पश्चिमी जगत के अंदर नारी की जो भी विषम परिस्थितियाँ रही, और वहाँ जब शिक्षा का प्रसार हुआ, चेतना का जागरण हुआ, तो उन्होंने मूवमेंट खड़े किए, और उसमें से ये शब्दावलियाँ निकली है। तो भारतीय दर्शन ने तो नारी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है। इसलिए फॉस्टर वुमेन ऑनर, ये और एक हमने नारी का सम्मान, इसलिए मातृ देवोभव पहले है, पितृ देवोभव बाद में है। तो ये हमने नारी सम्मान की बात कही। आज हिंदुस्तान के अंदर 17,800 के लगभग पुलिस स्टेशन है, लेकिन हमारी देश की आबादी को देख करके जो क्राइम रेट है, अगर दुनिया के अन्य देशों से आप देखें, भारत में आज भी कम है। कारण क्या है? हमारी ये सामाजिक व्यवस्थाएं और पारिवारिक मूल्य, ये उसका सबसे बड़ा कारण है, जिसलिए आज भी भारत में होती है, घटनाएं तो होती हैं, ये बात नहीं कि नहीं है, समाज है वहाँ तो रहेगा ही। लेकिन वो क्राइम रेट की मैं बात कम कर रहा है, हूँ, कम। वो उसका मेन कारण ये है। इसलिए एक हमारे निवेदिता भिड़े ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नारी की सुरक्षा की गारंटी कानून और पुलिस स्टेशन नहीं है। नारी की सुरक्षा की गारंटी पुरुष की नज़र है। पुरुष की नज़र में अगर सम्मान है तो नारी हर जगह सुरक्षित है, और पुरुष की नज़र में अगर विकार है तो घर में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए नारी सम्मान की हमने बात कही है। तो ये हमारे, और केंद्र बिंदु वही है परिवार का। तो ये पांचवी हमारी थीम है। अब ये जो सारे दर्शन विकसित हुआ, वो कौन सी भूमि से हुआ? ये भारत भूमि से, इन नेशनल पैट्रियोटिज्म। और हर थीम के हमने प्रोग्राम भी निश्चित किए, हर थीम के, क्योंकि कोई भी संस्कार देना है तो प्रोग्राम चाहिए, और प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया। तो थीम और उसका प्रोग्राम, उससे मिलने वाला संस्कार। जी। अब इस थीम को लेकर के जब हम गए स्कूलों के अंदर, तो वहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जिसका प्रभाव पड़ा है। PSBB, पद्मा शेषाद्री बाल विहार करके, चेन्नई का बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल है। वहाँ कार्यक्रम करना चाहिए, तो गुरु पूजन कार्यक्रम करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अप्रोच की। प्रारंभ में उन्होंने मना किया, पूछा कार्यक्रम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि गुरु लोग जो है ऊपर बैठेंगे, बच्चे नीचे बैठेंगे, और उनके पाँव धोएंगे, जैसे हमारी परंपरा रहती है। तो उसके अनुसार तो उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है,
आप कैसे सोचते हैं कि भाई हमारा तो ऐसा स्कूल है जहाँ 50-60% बच्चे अपनी कार से आते हैं और वो नीचे बैठेंगे, गुरु ऊपर बैठेंगे, इम्पॉसिबल। फिर हमारी राजलक्ष्मी मैडम ने कहा कि ओके, हमारे ये पैनल्स है 6 थीम के, ये तो लगाने दीजिए स्कूल बच्चों को, क्यों रेस्पेक्ट करना अपने बड़ों की, एल्डर्स की, क्यों गुरु की। तो एक वो थीमेटिक जो ये पैनल्स थे वो लगाए, वो अनुमति उन्होंने दी। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने लग गए और इसको ऑब्ज़र्व वहाँ के टीचर्स ने भी किया, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी किया। फिर उन्होंने कॉल किया कि ठीक है हमारे बच्चों ने ये, तो गुरुमूर्ति जी ने एक अच्छा संकेत किया। वहाँ गुरुमूर्ति जी की जो एक पैनी दृष्टि रहती है, दूरदृष्टि रहती है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि स्कूल में सब रिलीजन के बच्चे हैं जी। और कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है। हाँ। इसलिए और उन्होंने कहा भाई कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्लास टीचरों के नाम ले लेवे, उनके नाम ले लिए गए। फिर स्कूल के प्रिंसिपल से लेटर भिजवाए गए उनके घरों के ऊपर कि हम इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित करना चाहते हैं, आपकी सहमति चाहिए। पेरेंट्स की लिखित सहमति ली गई साहब, उसके बाद वो प्रोग्राम रहा। इसमें से जो 6 थीम को लेके IMCTF, इनिशिएटिव फॉर मॉरल कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन की शुरुआत ये वहाँ से हुई। 2012 के उनके पब्लिक स्कूल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये 6 थीम सामने रखी और ये 6 थीम नॉन कंट्रोवर्शियल है। इसका किसी जाति से, किसी देश से कोई संबंध नहीं है। ऑक्सीजन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी बिल्कुल। उसके बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो ये एक IMCTF की शुरुआत, फिर उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया 2013 के अंदर। तो ये एक HSF से IMCTF का ये एक विकास का ये क्रम रहा। ये 6 थीम आ गई। इसके प्रोग्राम का जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था आचार्य वंदन का, तो उन्होंने इसमें डायरेक्शन दिया कि ये जो है IMCTF का काम, ये वॉलंटरी काम है, ये स्कूल का प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए, स्कूल में एक कार्यक्रम बनना चाहिए। स्कूल का प्रोग्राम बना बाय ऑर्डर हो गया तो कोई भी संस्कार आदेश से नहीं आता है। जब तक व्यक्ति के मन में स्वीकार्यता नहीं हो तब तक वो अच्छी हैबिट को ग्रहण नहीं कर सकता। ये उनका साफ चिंतन था। इसलिए उन्होंने कहा भाई कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, पेरेंट्स की परमिशन भी आ गई और एक उन्होंने दिन निश्चित किया, जितने टीचर उतने बच्चे उन्होंने बैठा दिए। अब बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए गुरु का रोल क्या है, गुरु का महत्व क्या है, इसके बारे में अलग अलग ढंग से बताया गया। शायद तमिल लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में गुरु के बारे में क्या बताया, कुछ डिस्प्ले भी किया ताकि बच्चों के मन में भाव जागृत हो। और फिर बच्चों ने सुना। तो हमने वहाँ की चेन्नई की वीडियो में देखा कि एक जो टीचर है वो तो ऑल मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, और जो बच्चा बैठा उस घर में 3 कारें हैं। अब बच्चा उनके पाँव धो रहा है, पाँव को पोंछ रहा है, ये संस्कार है। और उसके बाद में उनको रोली मोली बंधन कर रहा है, तिलक लगा रहा है, उत्तरी दे रहा है। इस सारे प्रोसेस में से इमोशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। टीचर की आंख में भी आंसू आ रहे हैं। वो जान रही है कि इस बच्चे के घर में 4 कारें हैं, ये इस ग्रेट फैमिली का बच्चा है जी, लेकिन मेरे पाँव धो रहा है। दोनों की आंखों में आंसू है। और फिर बाद में जब प्रणाम करना तो पूरा साष्टांग प्रणाम कुछ बच्चों ने किया। नेक्स्ट डे उस स्कूल में जो उसका इम्पैक्ट आया, जो बच्चे पहले विश भी नहीं करते थे वो विश करने लगे। जिन बच्चे पहले घर में तो माता पिता के पाँव छूते हैं पर स्कूल में नहीं छू सकते, एटमॉस्फेयर ही नहीं वहाँ पर, तो कुछ बच्चों ने पाँव छूना शुरू किया। तो अन्य लड़कों ने जब इस चीज़ को देखा तो उनके अंदर एक अच्छा भाव जगा। फिर ऐसे करके उन्होंने इस प्रोग्राम को कुछ दिन चलाया। तो उसके बाद में एक 2013 में से स्कूल का एटमॉस्फेयर अलग था। धीमे धीमे IMCTF के प्रवेश से स्कूल का एटमॉस्फेयर बदलने लग गया। और हमने खुद 2019 में 18-19 में उस स्कूल में गए, देश भर के 150 कार्यकर्ता थे ग्रुप में, देखा वो चेंजेस। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्यक्रम करते हो उसके पीछे आपकी दृष्टि स्पष्ट रहनी चाहिए
क्या संस्कार देना है, कैसे देना है, एटमॉस्फेयर आपको उस प्रकार का क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें से संस्कार आता है। तो ऐसे IMCT के प्रोग्राम, ऐसे ही परमवीर चक्र विजेता हैं, तो गुरुमूर्ति जी ने देशभक्ति जागरण के कार्यक्रम को जोड़ा परमवीर चक्र विजेता और भारत माता वंदन के साथ। तो 1947 से लेकर 1999 तक देश में 21 लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया, 3 लोग जीवित हैं। तो उन्होंने बड़ा सोच विचार कर कहा कि अपने को इन्हीं का और वंदन करवाना चाहिए, इन्हीं के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाना और ऐसे जो आज लोग जिन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया है उनको बुलाना और फिर उनके साइटेशंस स्कूल के अंदर सुनाना। और उसके बाद में फिर हर बच्चा जाएगा, परमवीर चक्र विजेता को फूल अर्पण करेगा। जब वो फूल अर्पण करता है तब उसके मन में मैं भी देश के लिए कुछ करूँगा, ये संस्कार है। तो वहाँ से बच्चा कब करेगा ये तो भविष्य बताए, पर कमिटमेंट आ जाता है, प्रभाव रहता है, कमिटमेंट ले रहता, मैं बड़ा होकर करूँगा, वो जीवन भर भूलता नहीं। फिर मौका आने पर, अवसर आने पर वो फिर वो करता है। ऐसे संस्कार देने का इस थीमेटिक प्रोग्राम के द्वारा, चाहे वो कन्या वंदन, कन्या पूजन कार्यक्रम स्कूल में शुरू कराया। अब 10-11 साल की कन्याएं हैं। अब उसी स्कूल के बच्चे जो उनसे 3 साल बड़े हैं, अब सामने बैठी कन्या का पूजन वंदन कर रहे हैं, तो उनके मन में एक पवित्र भाव जागृत होता है। ये कन्या पूजन की दृष्टि से माता पिता का पूजन वंदन। आज माता पिता की स्थिति क्या बनी हुई है, लोग तो उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी जिन माता पिता ने खूब परिश्रम करके अपने सपनों को यानी एक तरफ रख करके अपने संतान का पालन पोषण किया है, आज भारत की स्थिति क्या बन रही है। तो ये जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, तो ना फैमिली वैल्यूज को, तो माता पिता का यानी पूजन वंदन ऐसे करके ये और डिजाइन इस ढंग से की गई जिसके संस्कार पढ़ने लग गए। तो ये थीमेटिक 6 थीम जो है ना, ये और बहुत अच्छा जहाँ जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। हरियाणा के अंदर एक स्थान है पलवल, तो पलवल में इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। गुरु वंदन कार्यक्रम के समय पे वहाँ के यानी कि 9 साल पहले की बात है ये, तो उन्होंने हमको बुलाया और वो 5 सितंबर का दिन था, शिक्षक दिवस के रूप में मैं गया। मैंने 8-10 बच्चे बैठे थे, उनके बारे में बताया। तो 7-8 बच्चों ने अपने आचार्य, 2-3 जो उनके प्रोफेसर थे उनका पूजन वंदन किया। बाद में अब उस पलवल कॉलेज के अंदर सब बच्चे गुरु वंदन कार्यक्रम करने लग गए। तो अगर कहने का मतलब है कि ठीक डायरेक्शन लेके और ठीक ढंग से बचाया जाए तो कॉलेज के अंदर भी ये कार्यक्रम आराम से होने लगता है। हंसराज कॉलेज है दिल्ली का, वहाँ पर योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र विजेता है, उनको हमने आमंत्रित किया। मैं उस कार्यक्रम में था, करीब 300 विद्यार्थी थे। जब योगेंद्र सिंह यादव ने जो परमवीर चक्र विजेता किस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा है और जिसको 19 साल की एज के अंदर परमवीर चक्र मिला, तो उसका जब लोगों ने सुना तो एक भाव देश के अंदर जागृत होता है। और फिर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों को सब कॉलेज के लोगों जूते खोल करके वंदन किया। तो हमारे अनुभव जहाँ जहाँ हमने इस प्रकार के कार्यक्रमों का नियोजन किया है, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और 3-3 हज़ार की संख्या के अंदर बच्चे आते हैं। नागपुर के अंदर योगेंद्र सिंह यादव को बुलाया गया था, 4000 बच्चे थे और कोई लगभग 12-13 स्कूलों के, और उसको उन्होंने मतलब यानी अद्भुत कार्यक्रम था वो। तो ये एक हमारे कार्यक्रमों का इम्पैक्ट इस प्रकार के कॉलेज में, स्कूल्स के अंदर ऐसे आ रहा है। मेरा प्रश्न 6 थीम के बारे में ही है कि हिंदू जीवन दर्शन के 6 थीम के माध्यम से दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे संभव है। हम ये जो काम कर रहे हैं ये 6 थीम है, तो इस 6 थीम के अंदर आज वैश्विक संकट क्या है। आज वैश्विक संकट है ग्लोबल वार्मिंग का, आज वैश्विक संकट है इकोलॉजी के इम्बैलेंस होने का, आज पर्यावरण का संकट है, ये वैश्विक संकट है। अब इस वैश्विक संकट का समाधान कहाँ है। आज के 200 साल पहले तो ये समस्याएं
सामने नहीं थी। ठीक है, जो कुछ भी वैश्विक दृष्टि से चेंजेज आ रहे हैं, बहुत कम लोग, विजनरी लोगों ने विजुलाइज किया होगा कि इसका आगे जाके परिणाम कुछ आ सकता, लेकिन इस प्रकार से चित्र स्पष्ट नहीं था। अब 200 वर्षों के अंदर ये ना आपका एक प्रश्न है कि भाई इस 6 थीम में ये समाधान है, जी जी तो उसका कारण तो ये है हिंदू जीवन दर्शन, जी जिसमें सारा समाधान है। तो ये 150 साल पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, 200 साल पहले तो। अब 200 साल के अंदर इस पूरे प्लेनेट के ऊपर ऐसी क्या स्थिति बन गई जिससे सारी समस्या उभर करके सामने आ गई, और विश्व के सारे यानी फिलोसोफर, थिंकर, रिसर्च स्कॉलर चिंतित हैं इसका समाधान ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी होगी, एक दृष्टि है भारत की, एक दृष्टि है पश्चिमी जगत की। तो पश्चिमी जगत की दृष्टि क्या है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्या माना, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये भौतिक दुनिया है, हमारे लिए बनाई गई है। हमारे लिए में से नारी नहीं थी, उसमें पुरुष था, पुरुषों के लिए, उनके सुख के लिए, आनंद के लिए ये सृष्टि, चाहे गॉड का हो चाहे परमात्मा का हो, उसने बनाई है। ये माइंड सेट था, और ये माइंड सेट लंबे समय से चला आ रहा है। अब चेंज क्या हुआ, 200 वर्षों में साइंस की प्रगति ने उनके सामने इस प्रकार के यानी यंत्र दे दिए। माइंड सेट ये है, ठीक है, मेरा आनंद, मेरी खुशी जहाँ से मुझे मिलेगा मैं लूँगा। तो संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही बेरहमी से और दुरुपयोग होना शुरू हुआ। जी आज ये स्पष्ट है कि अमेरिका विश्व की आबादी का 4% भाग है, पर एक आम अमेरिकन विश्व के 30% प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग करता है। सही बात। ये फैक्ट है। तो इससे वही लोग चिंतित हो गए, ये क्या हो गया। अब इसका समाधान पश्चिम के पास नहीं, क्योंकि उन्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड माना, भौतिक दुनिया है, मेरे आनंद के लिए बनाई, जैसा चाहूँगा ऐसा उपयोग करूँगा। उन्होंने किया 150 साल के अंदर। अब उनकी नज़र लुकिस्ट की ओर आई। यह शब्द एकेडमिक सेंटर में आपने भी सुना होगा, लुकिस्ट। लुकिस्ट का मतलब क्या है, लुकिस्ट में चाइना नहीं है, लुकिस्ट का मतलब भारत है। वो भारत का सीधा सीधा नाम नहीं लेना चाहते, ये उनकी एक कॉम्प्लेक्स को बताता है। तो भारत है, तो भारत के पास में ऐसा क्या है। भारत ने ये कहा कि ये केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ये भारत ने बोला, केवल तुम्हारे लिए बनाया गया ऐसा नहीं है, 84 लाख लिविंग बींग्स हैं, उन सबके लिए बनाया गया है, उन सबको जिंदा रहने का अधिकार है। ये भारत ने बोला है। और भारत की दृष्टि ये है कि हर चीज़ डिवाइन है, हर चीज़ डिवाइन है। 84 लाख की बात हम क्यों कहते हैं, उनके प्रति हमारी ड्यूटी क्यों हम पूरी करते हैं, क्या रिलेशनशिप है हमारी। ये रिलेशनशिप है कि जो वो सुप्रीम पावर है वो इन सब में है, मेरे में भी है, इसमें भी है। हमको वो भाव कनेक्ट करता है, जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा इसके अंदर है, इसलिए इसके प्रति मैं संवेदनशील रहूं, अपनी ड्यूटी को पूरा करूं। ये भारत ने बोला। इसलिए हमारी सारी इस सोसाइटी का जो माइंड सेट है, ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी था, जो मैंने आपको बताया कबूतर को, ये सब का। तो ये उसके कारण से हम करते थे बराबर। आज भी घरों में जाओ खाना बनता है, पहली रोटी, अंतिम रोटी श्वान की। क्यों भाई, और समाज में तो आपको नहीं मिलेगा। गाय कोई पशु नहीं माना हमने, गाय हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार था। दूध, दही, घी, देशी खाद वगैरह सारा जो खेती के लिए चाहिए वो गाय से उपलब्ध। इसलिए हमने उसकी तुलना एक माँ से, गाय के स्वभाव में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको कई उसके गुण सामने आएंगे। इसलिए पहली रोटी गाय की। श्वान की अंतिम रोटी क्यों, जब हम गहरी नींद में रहते हैं तो पहरेदार है, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके एरिया में आता है, वो भौंक करके आपको जगा देता, जाग जाओ भाई। ये रिलेशनशिप हमारी रही है।
इसलिए हमने हमारे संस्कारों के अंदर ये अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाली बात आई है। तो ये जो सारा दर्शन है, वैश्विक दर्शन, जी कण कण में चेतन तत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, हमने दुनिया को मार्केट नहीं माना, दुनिया को परिवार माना है। भारत की दृष्टि है, बाकी की दृष्टि तो दुनिया एक बाजार है, जी वर्ल्ड एक मार्केट है। जब वर्ल्ड एक मार्केट है तो मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट के अंदर मोनोपोली है, मार्केट में एक दूसरे को आउट करने की प्रवृत्ति है। यहाँ से हम देख रहे हैं बराबर। तो हमने कहा नो, वर्ल्ड मार्केट नहीं है, वर्ल्ड एक परिवार है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हमने कही। जब परिवार की बात आ जाती तो हमारे भाव विचार बदल जाती है। ये मटेरियलिस्टिक दुनिया नहीं है, इसलिए हमने कहा धरती दे पीस ऑफ लैंड नहीं है। ये दृष्टि दी भारत के ऋषियों ने, ये पीस ऑफ लैंड नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। रिलेशनशिप का निर्माण की धरती माँ, ये नदियाँ केवल पानी ले जाने वाली नहीं है। जी रिलेशन गंगा माँ, सरस्वती माँ, नर्मदा माँ, ऐसे हमने रिलेशनशिप जोड़ी है। ये माउंटेन हमारे मौज मस्ती के केंद्र नहीं है, देवतात्मा हिमालय, पर्वतों के अंदर भी। तो पूरे इस सृष्टि के कण कण के अंदर वो परम तत्व व्याप्त है, वो परम शक्ति व्याप्त है। ये डिवाइन दृष्टि हमारे ऋषियों ने दी, इसलिए हमने हर चीज़ को डिवाइन रूप में देखा और उनको प्रदूषित हम नहीं करते थे। आज के 100 साल पहले जितने पानी के सोर्स थे, चाहे कुएं हो, बावड़ियाँ हो, कोई उसमें कपड़े नहीं धोता था, कोई गंदे पाँव लेके नहीं जाता था। ये पीने का पानी है, ये दृष्टि थी। जब मटेरियलिस्टिक दृष्टि आ गई तो आज आप सारी नदियों को प्रदूषित आपने कर दिया। आज उस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने आज पूरी गंगा कितनी प्रदूषित हो गई। पहले कभी इस प्रकार का यानी ड्रेनेज नहीं जाता था नदियों के अंदर, पानी पीने के सोर्स के अंदर। तो आज उस दृष्टि को विकसित करने की आवश्यकता, इसलिए हमने हमारी 6th थीम को इस डिवाइन दृष्टि से, अब आज अमूमन चलता हुआ एक पेड़ लगाओ, पेड़ को काटो मत, बहुत नारे लगते हैं जी लेकिन पेड़ के साथ आपकी कनेक्टिविटी क्या है? रिश्ते में पेड़ क्या लगता है आपके? माता पिता भाई बहन तो दिखते हैं। मेरा आपसे ही सवाल है, पेड़ आपके रिश्ते में क्या लगता है? मैं पूछता हूँ ये सवाल, जी तो उत्तर सही नहीं देते। देखिए, वो कौन सी चीज़ है जो 2 मिनट में हमको नहीं मिली, हमारी बॉडी गड़बड़ा जाएगी। 2 मिनट का 1 मिनट भी नहीं मिली तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देता है। पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है तो पेड़ आपको क्या लगा? जीवनदाता जीवन रक्षक, जीवन दाता नहीं। जीवन रक्षक जीवन सही, दाता सही। तो परमात्मा है, जी जीवन रक्षक है। तो जीवन रक्षक है, उसके प्रति आपकी कोई ड्यूटी नहीं है क्या? जी बिल्कुल। हम ये संस्कार ऐसे सिखाते हैं स्कूलों में बच्चों में कि उसके प्रति पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है। अब मैं बच्चों से जब बात करता हूँ तो कहता हूँ भाई कि शिव के मंदिर में पानी चढ़ाते हो कि उड़ेलते हो? चढ़ाने में उड़ेलने में क्या अंतर है? जी तो उत्तर आता है कि भक्ति का अंतर है। कोई भी कर्म करो, जी उसमें अगर भक्ति नहीं है तो वो आपका कर्म अधूरा है। और अगर ज्ञान बहुत है आपके में, भक्ति नहीं, ज्ञान एक बोझ है। जी इसलिए भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अब भक्ति है तो पेड़ को पानी पिलाना है, जी तो 1 फुट पहले जूते खोल दीजिए और जल चढ़ाइए, 5 सेकंड लगाइए, मन का भाव कि हे ऑक्सीजन दाता, मेरे जीवन रक्षक। अब ये सिंबॉलिक है पेड़, जी देखिए। लेकिन संस्कार क्या पड़ रहा है? संपूर्ण नेचर के प्रति आपके मन के अंदर एक भाव जागृत होता है। ये संस्कार हम देना चाहते हैं जी हर एक थीम में से। परमवीर चक्र विजेताओं के द्वारा भी कि भाई के देश के लिए हमें कुछ करना है, तो हमारे हर एक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये संस्कार है। ये थीमेटिक प्रोग्राम की एक मैंने आपको संस्कार स्ट्रिंग से जाता है। तो ये जो सारा भारत का चिंतन है कि ये संपूर्ण विश्व के अंदर जो आज समस्या है उसका समाधान भारतीय दर्शन के अंदर है। इसलिए पेरिस समिट जब हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, 180 देशों के लोग आए थे। रेकी केजी नाम का जिसको ग्राम्य अवार्ड मिला है, जी मुझे ये गुरुमूर्ति जी ने चर्चा में बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने रेकी केजी को चेन्नई भेजा
और जो 6 थीम पर वाली पुस्तकें थी उसकी उन्होंने स्टडी करी, और जो उसने गाना गाया वो उस थीम पर आधारित था, जिसको ग्रामी अवार्ड मिला। और पेरिस समिट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय दर्शन की बात सामने रखी। तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन ही इस वैश्विक जो सारा संकट है इसका इसका एक समाधान, समाधान भारतीय और दर्शन हमारी की वे ऑफ लाइफ। तो हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, एक तो दर्शन है, एक दर्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीवन पद्धति जीवन रहती है। अब जी अब तो हमने हिंदू जीवन पद्धति में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों को कैसे करना, सारे कर्तव्यों को किस प्रकार से पूरा करना, बहुत ही हमारा सिस्टमेटिक हमारे ऋषियों ने डिजाइन किया। और अब बीच के कालखंड में जब देश सारा संघर्षरत रहा तो हमारी कुछ व्यवस्थाएं टूट गई। अब आज के इस वर्तमान समय में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो हमारा ये कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए आज का जो बच्चा है वो लॉजिकली और साइंटिफिकली आपसे समझना चाहता है। जी केवल उसको आपने पुराने बात गीता में या महाभारत बताती तो बच्चा उसको और नहीं करेगा। तो गुरुमूर्ति जी ने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया कि हमारे यहाँ एक महाभारत के विराट पर्व में श्लोक आता है कि वनों से बाघों की रक्षा होती है और बाघों से वनों की रक्षा होती है। टाइगर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्ट टाइगर। ये उन्होंने पकड़ा, तो इसका उन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि इसकी रिलेवेंसी क्या है। तो जब देश के अंदर हमारे 40,000 टाइगर थे तब 40% फॉरेस्ट कवरेज एरिया था, और जब हमने टाइगर्स को मारना शुरू किया बंदूक की गोली से तो उनकी संख्या घट करके 1200 के आसपास आ गई। तब फॉरेस्ट कवरेज एरिया भी बहुत कम हो गया। अब देश में यानी ये संख्या बढ़ी है, तो ये रिलेशनशिप है जी ये रिलेशनशिप है। तो इस प्रकार से हमारी इन सारी थीमेटिक जो संगीत है उसमें साइंस है, लॉजिक है। अब मैं बच्चों से बात करता हूँ। आज अब मैं कई घरों में जाना होता तो माता पिता पाँव छू, बच्चा पाँव नहीं छूता, खड़ा रह जाता है। आपके भी अनुभव रहेंगे। अब बच्चों को आपको साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ेगा। बच्चों से अब हम प्रश्न करते हैं, भाई तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए? क्या पॉजिटिव चाहिए? कौन देगा पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिव थॉट्स देंगे, बच्चा लगा उत्तर देते हैं। फिर हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी देगा कौन? तो फिर उनको बताता हूँ, दो ही लोग ऐसे हैं जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक गुरु देता है, एक माता पिता देते हैं। पर दोनों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। गुरु का दृष्टिकोण क्या है कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो योग्य शिष्य की तलाश में रहता है। जो योग्य शिष्य मिला वो अपना ज्ञान दे के चला जाता है। द्रोणाचार्य का योग्य शिष्य उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं था, अर्जुन था। अश्वत्थामा में अधिकार का भाव था। जिसके मन में अधिकार का भाव है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन को श्रद्धा थी तो उसने ज्ञान प्राप्त किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एकलव्य में श्रद्धा थी तो मिट्टी की मूर्ति से ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक संस्कार जाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर ये तो गुरु का दृष्टिकोण है। और माता पिता का दृष्टिकोण क्या रहता है? मेरी कुल परंपरा सबको ये मेरा बेटा लेकर के जाएगा। ये दोनों अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी देना है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। ये मोबाइल है, इसको चार्ज करना कैसे करोगे? कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर हम समझाते हैं एनर्जी हाथ की उंगलियों से, पाँव की उंगलियों से। ये साइंस आज मान गए सब बच्चे। आंखों से भी निकलती है लेकिन हाथ और पाँव से एनर्जी ज़्यादा निकलती है। हाथ से खाना चाहिए, इसके पीछे का भी यही कई चीज़ें इसके पीछे। तो अब कनेक्ट होना है तो अब माता पिता के चरण स्पर्श करिए। दाहिने हाथ से दाहिना पाँव, बाएं हाथ से बायां पाँव। मौजे नहीं होनी चाहिए उनके उस समय में, वो भी एक बैरियर है। तो जब बच्चे इस प्रकार से होते हैं माता पिता प्रसन्न होते हैं, एक शब्द बोलते हैं, जा तेरा कल्याण हो। अब ये जो है उनके हृदय से निकलने वाला आशीर्वाद, ये उस बच्चे का रक्षा कवच है। ये हमारे संस्कार मानते हैं कि कोई भी जो शब्द है वो अक्षर ब्रह्म है और वो नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चे गुरु को, माता पिता को वंदन प्रणाम करके पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। तो आज की नई पीढ़ी को हमें साइंटिफिक शब्दावली से समझाना पड़ेगा, तर्क के साथ में, तब जाके वो कनेक्ट होते चले जाएंगे।
और उनको फिर एक अपने देश के प्रति गर्व का भाव पैदा होगा। और एक मैं कोट करना चाहूँगा डॉक्टर DS कोठारी, जो कोठारी आयोग के और जिनकी अध्यक्षता में बना 1964 में और 1966 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो उन्होंने आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, बहुत दो प्रासंगिक बातें कही। पहली बात ये कही कि भारत के युवकों को अगर मतलब शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में करनी चाहिए, ताकि बच्चा बहुत जल्दी सीख जाए। जी। और अच्छी बात है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उस चीज़ को स्वीकार किया गया। सेकंड चीज़ उन्होंने कही कि भारत के युवकों में स्वाभिमान लाना है, तो यूरोप सेंट्रिक जो हमारा चिंतन है कि यूरोप ने क्या दिया है उसको भारत सेंट्रिक करना चाहिए। भारत ने दुनिया को क्या दिया जी। तो हमारा शून्य का आविष्कार किसने किया, ऐसी कई चीज़ें हैं। आज जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, जो भी शोध कर रहा है, चाहे वो नासा का हो, चाहे हमारे यहाँ के हों, DRDO क्या कहते हैं आप उसको, वहाँ के हो, वो क्या बोलते हैं, रिसर्च। जी। सर्च किसने किया फिर ये, इस संपूर्ण सृष्टि का जो सत्य है इसका सर्च किसने किया? जी, वैसे हमारा ही नाम आ रहा है उसमें, वेद ये सब हमारे ये रिसर्च भारत के ऋषियों ने किया। जी। वो रिसर्च वो सर्च कर चुके। अब जो कुछ हो रही है वो रिसर्च नए ढंग से उन्हीं के सारे हमारे चाहे वेद है, उपनिषद है, अन्य कई सारी चीज़ें हैं, उस सब में से वो लेके उस चीज़ को एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये किसका पार्ट है? हनुमान चालीसा का। तुलसीदास जी ने लिखा, आज के 500 साल पहले लिखा। ये पंक्ति क्यों डाली उन्होंने इसके अंदर? युग सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान जी के बल को बताने के लिए एक कारण कि वहाँ तक हनुमान जी चले गए थे, लेकिन सूर्य पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है यह भी उसमें से आया। युग सहस्त्र योजन, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 14 करोड़ 60 लाख किलोमीटर आएगा। ठीक है, अभी उनको पता था अंतर कितना है, उन्होंने शोध लिया था। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इसको बताया ना। और आज साइंस इसको मान रहा है। 84 लाख 84 लिविंग बींग्स है। आज नासा को 2011 में स्वीकार करना, ये बात आज थोड़ी बोली हमारे यहाँ, बहुत पहले बोली। तो जो जो बातें हमारे जिस ढंग से बोली गई है उसको आज की पीढ़ी को बताने के लिए तार्किक भाषा में साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपको बतानी पड़ेगी। मुझे एक चीज़ आपको शेयर करना ठीक लगेगा। उदयपुर के पास में एक राज संबंध करके जगह है जी, कांकरोली। कांकरोली के अंदर एक बड़ा मंदिर, जैसे नाथद्वारा मंदिर है वैसे वहाँ पे। अब वो गोस्वामी जी तो रहे नहीं, वो हमारे एक फेयर के अंदर आए थे। फेयर में आए तो उन्होंने एक अपनी घटना बताई। घटनाएं थी कि उनको नासा में उनके एक शिष्य ने इनवाइट किया, वो नासा गए और अपने उसी वेश के अंदर गए। तो वहाँ उनसे पूछा गया कि क्या आप ऋग्वेद जानते हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा से लगा वही कि ये पंडित हैं। तो हाँ, कभी बच्चों ने पढ़ा था, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में प्रश्न आया कि ये सवाल उसने क्यों किया मेरे से। वो वापस आए, उससे उन्होंने पूछा तो उनका कि भाई आपने सवाल क्यों किया मेरे से, क्या आप ऋग्वेद की इन ऋचाओं को जानते हैं क्या? तो उनका कि हाँ मैं जानता हूँ इन ऋचाओं को। तो बोलिए। तो उन्होंने ऋचाओं की तो बोलने की पद्धति है, उसी पद्धति से उसी स्वर में उन्होंने बोला। वो जो ऑफिसर था उसने बाद में कहा साहब एक पर्टिकुलर एरिया के आगे हम आपको नहीं जाने देंगे। तो वो क्यों नहीं जाने दोगे? कि इन ऋचाओं का अगर सस्वर उच्चारण किया जाता है तो यहाँ होने वाली रिसर्च प्रभावित हो सकती है। अब ये उन्होंने अपने उद्बोधन में हमको बताया। इसका मतलब क्या है कि जिस हमारे वेदों को, पुराणों को इंडियन माइथोलॉजी करके जी, और उसको हम बता दिया गया, और आज के बच्चे जो है डिस्कनेक्ट हो गए इस एक शब्द के कारण से।
और वो लोग वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। जी। तो ये मिथ तो नहीं है, माइथोलॉजी तो नहीं है, पर हमें उससे दूर कर दिया गया। अब आज का और आवश्यकता है कि इस माइथोलॉजी के क्रम में कई बच्चों से पूछता हूँ, इंडियन माइथोलॉजी का एग्जाम्पल दो, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या बताते हैं, वेद, रामायण, महाभारत, ये माइथोलॉजी के बारे में बताते हैं। आज उसको लेकर रिसर्च हो रही है। तो आज की आवश्यकता यह है कि नई पीढ़ी को हमारे जो सारा प्राचीन साइंटिफिक आधार पे सारा ज्ञान रहा, नई शब्दावली में रिसर्च के आधार पर हमें बताना पड़ेगा। तो आज की पीढ़ी उसको स्वीकार करेगी, कनेक्ट होती चली जाएगी। और जो एक पूरे वर्ल्ड को अपेक्षा है कि भारत जो है विश्व को इस सारे संकट से निकालेगा, तो एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार थे, अर्नोल्ड टाइनबी, नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस अध्याय का प्रारंभ यूरोप ने किया है, उसका समापन भारत करेगा। और आज आप देख लीजिए कि एक वैश्विक कगार पर सारा संसार आके खड़ा है। तो भारत करेगा, तो भारत किस आधार पर? भारत की इस दर्शन के आधार पर, भारत की जीवन पद्धति के आधार, भारत की पारिवारिक व्यवस्था के आधार पे ही होगा। क्यों? कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और संपूर्ण ये जड़ चेतन की सृष्टि है, इसमें वो परमात्मा का अंश है, ये मान, इससे हमारी दृष्टि दिव्य है, हमारा आचरण इस प्रकार का रहा है। अब चूँकि आज इस सारे बातों को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर नई पीढ़ी तक ले जाना है, तो हमें इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। और हमारी अपनी जो भारत की, आज एक प्रश्न है आपका कि आज भारत का दायित्व क्या है, तो आज भारत का ये जो सारा दर्शन जिस हिंदू समाज के ऋषियों ने विकसित किया, और इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था संस्कारों वाली जो हिंदू समाज में विकसित की गई, जहाँ मतलब प्रातःकाल भूमि पे पांव रखने के पहले प्रणाम किया जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोला जाता है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इनको वापस लाने के लिए और हमें बहुत यानी अच्छे ढंग से प्रयास करने पड़ेंगे। आज की नई पीढ़ी को जब आप तर्क के साथ समझाओगे, तो वो स्वीकार करेगी और इन वैल्यूज को लेगी और लेकर के वो विश्व के सामने एक अच्छा उदाहरण हम ही प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये एक मेरा आपसे, आपके माध्यम से, और ये बातें आज की पीढ़ी में जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पंच परिवर्तन का विषय लिया है, बहुत रिलेवेंट है, नागरिक कर्तव्य। आज हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से ट्रैफिक के नियमों का पालन भी आज हम आराम नहीं कर पाते। आज राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में भी जिस प्रकार की एक देश के लोगों में कमिटमेंट चाहिए, वो भी कम देखने को मिलता है। अभी बंगाल के चुनाव हुए और वो क्या कह रहे हैं कि हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक देश का एटमॉस्फेयर बना है, तो इसके अंदर हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, उनके प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव हर देश के नागरिक में आना चाहिए। और हमारी ये 6 थीम पंच परिवर्तन, ये आपस के अंदर और एक दूसरे के मिले हुए पूरक विषय हैं। तो हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में, और जिस प्रकार के हमको जहाँ जहाँ जाके कार्यक्रम करें, जो एक्सेप्टेंस आ रही है, उसके आधार पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि भले समय लगेगा, लेकिन हम आने वाले 15 वर्षों के अंदर इस चित्र को बदलेंगे। हमारी इस थीम को लेकर के समाज ने भी कार्यक्रम करने शुरू किए हैं। इंदौर के अंदर ब्राह्मण समाज है, जैन समाज है, मातृ पूजन वंदन करके सोसाइटी इसको अपनाती चली जा रही है। कई संस्थाओं ने, स्कूलों ने ये और गुरु वंदन कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये थीम है, इसको लेके आप कार्यक्रम करो, नई चीज़ें इसके अंदर और डालो, ताकि ये एक मूवमेंट बने और सारे समाज के लोग जो है इसको स्वीकार करें। और जो भी हमारी कई प्रकार की
अंदरूनी विषमताएं भी हैं, तो जब आपस में हम मिलजुल के कार्यक्रम करेंगे तो विषमताएं भी दूर होंगी। तो